दमयंती दवे ये नाम पटेल नगर का समानार्थी था। किसी भी ऑटो रिक्शा वाले को आप पटेल नगर छोड़ने को कहो तो शायद वो एक दो सवाल और पूछ ले, परंतु दमयंती बेन के घर जाना है ऐसा कहने पर वो सीधा 709 पटेल नगर पर ही ले आता। जी हाँ, बड़ा प्रसिद्ध था ये पता। पिछले 3 दशक से दमयंती दवे अपने घर के ऊपरी भाग में स्टूडेंट्स को पेइंग गेस्ट के तौर पर जो रख रही थी, जिनमें अधिकांशतः होम्योपैथिक कॉलेज की स्टूडेंट्स ही होती थी। दमयंती बेन कभी भी लड़कों को पीजी के लिए अलाउ नहीं करती थी। लड़कों का देर से आना, देर रात तक जगना जैसे आपत्तिजनक कार्यों से वो पड़ोसियों को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। वो मानती थी कि लड़कियां ज्यादा अनुशासित होती हैं, परंतु इस साल पीजी के रूम बिल्कुल खाली रह गए। होम्योपैथी कॉलेज की एक भी लड़की दमयंती बेन की गेस्ट न बनी। मनहर काका पेशे से ऑटो ड्राइवर थे। वही स्टेशन से दमयंती बेन को पीजी के स्टूडेंट लाके देते थे। उन्होंने दमयंती बेन को बताया कि इस बार तो लड़कियां दिखी ही नहीं पीजी के लिए। जिससे पूछा उसने चाचा मामा के यहाँ रुकेंगे यही जवाब दिया। पर हाँ, कल एक विदेशी लड़का जरूर दिखा। स्टेशन पर उतरते ही उसकी नजरें घर ढूंढ रही थी। यदि तुम कहो तो मैं बात करूं। फिलहाल मैंने उसे होटल में ठहराया है। अरे बाप रे, छोकरा, वो भी विदेशी? ना मनोहर भाई ना, क्या मालूम कैसा हो। वैसे भी छोकरा लोग बहुत तूफान करते हैं। ऊपर से मेरे को उसकी भाषा समझ नहीं आएगी। उसका खाना अलग, तौर तरीके अलग, मेरे को नहीं जमेगा। मनहर भाई ने समझाते हुए कहा, बेन, भाषा की समस्या तो उसे भी होगी ही। हो सकता है उसे खाना भी पसंद न आए, परंतु 1 महीने रख कर देख लो। नहीं समझ में आए तो मना कर देना। दमयंती बेन को मनहर भाई की सलाह को मानना ही उचित लगा। दरअसल उनकी जीविका और प्रवृत्ति दोनों ही पीजी के काम पर निर्भर थी। दूसरे दिन सुबह सुबह मनहर भाई एंथनी को लेकर दमयंती बेन के घर आ गए। बहुत ही मर्यादित सामान के साथ आए गेस्ट का दमयंती बेन ने छाछ के साथ स्वागत किया। मनहर भाई के जाते ही दमयंती बेन ने एंथनी को कमरा, बाथरूम आदि सभी स्थान दिखाए और खाना बनाने लग गई। नहा धोकर एंथनी आया और भोजन से सजी थाली लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। जब बर्तन लौटाने आया तो उसका गोरा चेहरा लाल सुर्ख हो रखा था। दमयंती बेन के पूछने पर उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। दमयंती बेन ने उसे एक कटोरी भरकर कंसार खाने को दिया। मिठाई खाकर एंथनी को कुछ राहत हुई। धन्यवाद की मुस्कुराहट के साथ उसने इजाजत ली। शाम के खाने में दमयंती बेन ने बड़े कम मिर्च मसाले डाले, जिसे एंथनी ने बड़े आराम से मजे लेकर खाया। इसी दौरान मनहर भाई आ गए। उन्होंने दमयंती बेन से पूछा, मासी सब ठीक है? हाँ, आम तो छोकरा सीधा ज लगता है, पर भोजन इसको सादा ही लगेगा। दमयंती बेन ने दिन भर का किया अवलोकन मनहर भाई को बता दिया। मनहर भाई बोले, दमयंती बेन, न आपको उसकी भाषा आती है और न ही उसे आपकी भाषा आती है, फिर वार्तालाप हुआ कैसे? कैसे पता चला कि इसे सादा भोजन पसंद है? दमयंती बेन जवाब सोच ही रही थी, तभी मनहर भाई हंसकर बोले, देश विदेश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जो हर किसी को आए ये संभव नहीं, परंतु पूरे विश्व में एक भाषा ऐसी है जो सबको आती है। वो कौन सी भाषा? दमयंती बेन ने आश्चर्य से पूछा। सांकेतिक भाषा,
जिसके माध्यम से तो नवजात शिशु भी रो रो कर अपने भूखे होने की सूचना दे देता है। इशारों के माध्यम से दो अनजान देश के लोग भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। दमयंती बेन खुद पर ही हंसने लगी और बोली, साची बात छे, कल से हम दोनों इशारों से ही तो एक दूसरे की सारी बात समझ रहे हैं। दूसरे दिन सुबह जब एंथनी चाय लेने आया तभी अपना लंच बॉक्स दमयंती बेन को दे दिया। दमयंती बेन ने उसके तैयार होने तक भोजन बनाकर टिफिन उसको दे दिया। एंथनी ने एक पता दमयंती बेन को दिखाया। पता पढ़कर दमयंती बेन ने स्कूटी की चाबी ली, स्कूटी निकाली और इशारे से पीछे बैठने को कहा। फिर उसे बस स्टैंड पर उतारकर डेपो पर पूछताछ करने का निर्देश दिया। मीठी मुस्कान के साथ दोनों ने विदाई ली। घर आकर दमयंती बेन सोचने लगी कि अब तो उसे शाम तक भोजन से पहले कोई काम नहीं है, तो इस वक्त का योग्य निवेश वो कहाँ करे। तभी उसका मन पुराने बक्से खोलने को हुआ। बक्से में हाथ से बनाए हुए कच्ची कढ़ाई के अद्भुत नमूने देखकर वो खुद अचंभित हो रही थी कि ये कसीदाकारी खुद उसने की है। बड़ा आनंद मिल रहा था उसे ये सब देखकर। अनगिनत चटकीले रंगों से बने फूल, पत्तियां, मोर, चिड़िया सब जीवंत लग रहे थे। हाथ की कढ़ाई का उन्हें इतना शौक था कि जैसे ही एक कपड़े पर पूरी होती तुरंत दूसरे कपड़े पर शुरू कर देती। ये सब देखते देखते कब शाम के 6 बज गए दमयंती बेन को पता ही नहीं चला। बिखरे हुए कपड़ों को यूं ही छोड़ा और झटपट खाने की तैयारी करने लगी। एंथनी को आज भी खाना स्वादिष्ट लगा। उसे श्रीखंड को आइसक्रीम की तरह खाते देखकर दमयंती बेन हंस पड़ी। एंथनी की नजर बिखरे हुए कपड़ों पर पड़ी, वो भी उन्हें तन्मयता से देखने लगा। फिर से दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ, उनकी अपनी भाषा में। एंथनी फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट था। दमयंती बेन के कढ़ाई के नमूने देख उसे भारतीय हस्तकला और विदेशी पैटर्न को मिलाकर कुछ यूनिक बनाने की इच्छा हुई। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए दमयंती बेन से हस्तकला के नमूने मांगे और ऐसे और नमूने बनाने को कहा। उसने सारे नमूने खुद खरीदने की उम्मीद भी बंधाई। अब क्या था, दमयंती बेन को शौक पूरा करने का सुंदर मौका मिल गया। दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे की राय लेते, एक दूसरे को सलाह देते और उसके अनुसार काम को आगे बढ़ाते। दोनों की दिन रात की मेहनत के बाद एंथनी का फ्यूजन कलेक्शन तैयार हुआ। कब महीना बीता पता ही नहीं चला। अब की बार जब मनहर भाई दमयंती बेन से मिलने आए तो दोनों के बीच भाषा और भोजन की समस्या नहीं बल्कि व्यापारिक भागीदारी दिखाई दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग में एंथनी के प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हुआ और कच्छ में आयोजित गुजरात हेरिटेज वीक में प्रदर्शन करने का मौका मिला। कच्छ में आए देश विदेश के डिजाइनरों ने इस खूबसूरत कलाकारी को अपनाने में अपनी रुचि दिखाई। एंथनी को पेरिस में आकर फैशन शो का एग्जीबिशन करने का आमंत्रण दिया। एंथनी ने अपने भागीदार के साथ ये खुशियां साझा की और फैशन शो में मॉडल बनने को कहा। एंथनी का प्रस्ताव सुन वो हंसती गई और मना करती गई, लेकिन एंथनी की सफलता से वो बेहद खुश थी। एंथनी दमयंती बेन के बिना पेरिस का शो नहीं करना चाहता था। उसने येन केन प्रकार से कोशिश की। उसने अपने मोबाइल में दमयंती बेन को रूमा देवी के वीडियो दिखाए। वीडियो देखते हुए दमयंती बेन के आश्चर्य का पार नहीं रहा कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक अपरिवर्तनशील मारवाड़ी परिवार में जन्मी और मात्र कक्षा 8 तक पढ़ी हुई रूमा देवी कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई और कैसे उन्हें हार्वर्ड के विद्यार्थियों को कसीदाकारी सिखाने का मौका हासिल हुआ। एंथनी ने दमयंती बेन को समझाया
कि आप भी रूमा देवी बन सकते हो, परंतु आगे बढ़ने के लिए अपना कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। एंथनी की बाल हट के आगे उनकी एक न चली। दमयंती बेन ने पहली बार अपने गांव के बाहर कदम रखा, वो भी सीधा विदेश में। अब दमयंती बेन खुद में रूमा देवी को देख रही थी। पेरिस पहुंचकर दमयंती बेन को लगा कि मानो वो ऐसे स्वप्न का अनुभव कर रही है जिसे उन्होंने कभी देखने की भी हिम्मत नहीं की। एंथनी के अपने मॉडल्स का ड्रेसअप और मेकअप करने की जिम्मेदारी दमयंती बेन को सौंपी गई। गोरी छोरियां गुजराती पल्लू की साड़ी पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी, परंतु एंथनी के फैशन शो के आकर्षण का केंद्र बिंदु थी फैशन शो की शो स्टॉपर दमयंती दवे। जब कच्ची कढ़ाई की चनिया चोली पहनकर गरबा करती हुई दमयंती बेन रैंप पर गई तो पूरा का पूरा पेरिस हॉल एक साथ बोल उठा, वाव। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जजेस ने फर्स्ट प्राइज के लिए एंथनी और दमयंती दवे का नाम अनाउंस किया तो दमयंती बेन को यकीन ही नहीं हुआ कि एंथनी ने उन्हें भी प्रतिभागी बनाया है। वो तो अब तक की मिली खुशियां भी अपनी झोली में समेट नहीं पा रही थी, तो अपना नाम मंच पर आने वालों में सुनकर तो वो अपनी भावनाओं पर काबू ही न रख पाई। सम्मान और खुशी दोनों उनकी आंखों से जल बनकर बहने लगे। दर्शकों के आग्रह पर एंथनी और दमयंती बेन गरबा करते हुए ट्रॉफी लेने गए। ट्रॉफी लेकर दोनों ने आभार व्यक्त किया। आयोजक ने 2 शब्द बोलने को अनुरोध किया, तब दमयंती बेन बिना किसी झिझक के साथ दर्शकों को संबोधित करते हुए बोली, जय श्री कृष्णा पेरिस, ईश्वरनु आभार, आप सौनु आभार, एंथनी नो घणो घणो आभार। एंथनी ने भाषांतर किया, जय श्री कृष्णा पेरिस, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू गॉड। फिर दमयंती बेन आगे बोली, જીવનની યાત્રા લગભગ મેં એકલી જ કરી છે, પરંતુ ગામડાથી વિદેશ સુધીના આ સફરમાં એન્થનીનો ઘણો મોટો ફાળો છે। एंथनी को माइक देकर इशारा किया। माइक लेकर एंथनी बोला, She was all alone in her life journey, but when we started to work together, we reached here. Thank you, बा। इस अनोखी भागीदारी जोड़ी के लिए दर्शकों ने खड़े होकर तालियों की वर्षा की।